Good morning class. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class we are going to discuss lesson number 5, rulers and building, from our book Our Past. And dear students, we have started this lesson in our previous class and discussed about the engineering skills and techniques they use to construct temples or big buildings. Today our topics are why were temples targeted, gardens, tombs and forts, reason and empire, and last topic, churches that touch the sky. Let's start our chapter. Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. So जो किंग थे वो टेम्पल्स क्यों बनवाते थे? एक वो दिखाना चाहते थे कि हम गॉड के प्रति कितने डिवोटी हैं, दूसरा वो अपनी पावर और वेल्थ को शो करना चाहते थे, इसीलिए वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स. और यही रीज़न था कि वो बहुत सुंदर टेम्पल बनवाते थे, उसमें बहुत सारी वेल्थ होती थी, ज्वेलरी वगैरह होती थी, इसीलिए जब भी वो एक रीजन से दूसरे किंग के ऊपर अटैक करते थे तो सबसे पहले वो इन्हीं टेम्पल्स को लूटते थे, प्लंडर करते थे. इन द अर्ली 19th century व्हेन द पांड्यन किंग श्रीमर श्रीवल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द किंग सेन फर्स्ट, the Buddhist monk and the chroniclers Dhammakirti noted he removed all the valuables. जब अर्ली 19th सेंचुरी में जब श्रीमर श्रीवल्लभ ने अटैक किया था श्रीलंका के राजा सेन फर्स्ट के ऊपर, तो वहाँ पर बताया जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क ने अपनी क्रॉनिकलर्स, जिनका नाम था धम्मकिति, उन्होंने अपनी क्रॉनिकलर्स में बताया है कि श्रीमर श्रीवल्लभ ने सारी वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं उनको प्लंडर कर लिया था, जिसमें सबसे मेन जो था द स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस. ज्वेल पैलेस रतन महल. सो रतन महल में एक बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू थी जो कि प्योरली गोल्ड की बनी हुई थी, उसको प्लंडर करके श्रीमर श्रीवल्लभ अपने साथ ले गया था. इसके अलावा जब गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज और डिफरेंट बुद्ध की जो मोनेस्ट्रीज थी वहाँ पर भी जो और बाकी के गोल्ड के स्टैचूज थे वो भी श्रीमर अपने साथ ले गए थे. ऑल दीज ही सीज्ड. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged and the next Sinhalese ruler, Saint II. So ये जो है ये इनके सिंहली जो है वो वहाँ की श्रीलंका की मेन कम्युनिटी है. सेकंड मेन कम्युनिटी वहाँ पर तमिल है. सो ये जो सेंट फर्स्ट थे ये सिंहली राजा थे. सो ये सिंहली राजाओं के सम्मान के बिल्कुल अगेंस्ट बात थी कि उनके सारे स्टैचूज को ही ले गया. तो जब सेकंड राजा जो आए जिनका नाम था सेन सेकंड, तो उन्होंने बदला लेने की सोची और उन्होंने अपने जनरल को कमांड किया कि इन्वेड मदुरई, द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, कि पांड्याज की जो कैपिटल मदुरई है उसके ऊपर इन्वेड किया जाए, अटैक किया जाए. एंड द बुद्धिस्ट chroniclers noted that the expedition made a special effort to find and restore the golden statue of the Buddha. और यहाँ पर क्रॉनिकलर्स बताते हैं, बुद्धिस्ट जो क्रॉनिकलर्स हैं उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा गया है कि इस युद्ध में पूरी कोशिश की गई कि जो सारे स्टैचूज श्रीमर लेकर गए थे उन सारे स्टैचूज को वापस रिस्टोर किया जाए. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra first built Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from a defeated rulers. So यहाँ पर एक और 11th सेंचुरी का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें राजेंद्र फर्स्ट ने जब टेम्पल बनवाया था शिव का, तो उस शिव के टेम्पल को भी उन्होंने फिल कर दिया गया था उन सारे स्टैचूज के साथ जो उन्होंने दूसरे राजाओं को डिफीट करके लेकर आए थे. एंड इनकम्प्लीट लिस्ट, यहाँ पर कुछ लिस्ट में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे कि अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, अ गणेशा एंड सेवरल स्टेचू ऑफ दुर्गा, कि गॉड गणेश और गॉडेस जो दुर्गा उनके बहुत सारे स्टैचूज जो है चालुक्यास से उन्होंने जीते थे, जिसमें एक सन का भी पेडेस्टल था, पत्रिका थी. सो वो सारे उन्होंने चालुक्यास से जीते थे. इसके अलावा अ नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, और ईस्टर्न जो चालुक्यास थे उनसे उन्होंने एक नंदी का स्टैचू उनको डिफीट करके उनको वहाँ से लेकर आए थे. तो ये सारे उन्होंने अपने शिव वाले टेम्पल में रखवा दिए. इसके अलावा भैरव एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंगा ऑफ उड़ीसा, गॉड भैरव और गॉडेस भैरवी जो है उनके स्टैचू उन्होंने जीते थे. कलिंग देश जो है उड़ीसा का, वहाँ उनसे जीते थे. एंड काली स्टैचू फ्रॉम द पालाज ऑफ बंगाल, और बंगाल के जो पाला राजा थे उनको जब उन्होंने डिफीट किया तो वहाँ से वो काली का स्टैचू लेकर आए थे. इन सारे स्टैचूज का उन्होंने अपने शिव वाले टेम्पल में रखवा दिया. Sultan Mahmud of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During his campaign in the subcontinent, he attacked the temple of defeated king and looted their wealth and idols.
यहाँ पर सुल्तान महमूद जो है वो राजेंद्र फर्स्ट के कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब उसी टाइम में वो भी राजा थे। ये कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर राजा नहीं थे, बट ये क्या करते थे, इन्होंने जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ के टेम्पल्स को इसने लूटना शुरू किया और उन देवी देवताओं के स्टैचू जो है ये लूट कर ले जाता था। But by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. ये कोई बहुत पॉपुलर राजा नहीं था, बट इंडियन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके ये इस्लाम में हीरो बनना चाहता था, इसीलिए इसने एक बहुत फेमस टेम्पल है सोमनाथ जो कि गुजरात के अंदर है, उसको बहुत बार इसने प्लंडर किया, लूटा। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एज, मोस्ट रूलर डिस्प्ले देयर पॉलिटिकल माइट and military success by attacking and looted the place of worship and defeated the rulers. मिडिल जो टाइम पीरियड था उसमें जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उसमें राजा, जब एक राजा दूसरे राजा को हरा कर उनके जब टेम्पल्स और बिग बिल्डिंग्स को लूट लेते थे, प्लंडर कर लेते थे, इसी में वो अपनी अच्छी सक्सेसफुल विजय मानते थे उसी को। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की जिसका नाम है गार्डन टॉप एंड फोर्ट्स। Under the Mughal architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art and architectures. जब मुगल आए तो उस टाइम पे आर्किटेक्चर जो है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया था क्योंकि उन्होंने न्यू इनोवेशन किए थे आर्किटेक्चर के अंदर, और मुगल राजा जो थे वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर्स में। In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out the formal gardens. बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक गार्डन को प्लान किया है, लेआउट उसका बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें उसने क्या किया है, placed within the rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. उसमें एक रेक्टेंगुलर लैंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल चैनल्स, पानी के 4 लाइनों के द्वारा। जैसे कि इसको हम यहाँ पर इस पिक्चर की हेल्प से समझ सकते हैं कि रेक्टेंगुलर लैंड है और उसको डिवाइड किया गया है 4 आर्टिफिशियल चैनल्स। ये पानी के चैनल्स हैं ताकि ये इनको इरिगेट कर सके, और ये यहाँ पर टैंक है छोटा सा पानी का। तो इस तरीके का लेआउट जो है बाबर ने दिया था। इन गार्डन्स को बोला जाता था 4 बाग और 4 गार्डन्स, और इसका रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन ऑफ इनटू क्वार्टर्स। इसका रीजन है क्योंकि इनको सिमेट्रिकल तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता था। बिगिनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। जो लेआउट था वो बाबर ने बनाया हुआ था, बट इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो अकबर के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी बहुत ब्यूटीफुल 4 बाग जो हैं दिल्ली, कश्मीर और आगरा के अंदर बनवाए थे। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर रेन। For inspiration, Akbar architecture turned to the tomb of his Central Asian ancestor Timur. The central towering dome and the tall gateway, जिसको पिस्टैक बोला जाता है, became important aspects of Mughal architecture. मुगल के टाइम पीरियड में और भी ज़्यादा आर्किटेक्चरल इनोवेशन किए गए जिनकी इंस्पिरेशन उन्होंने अपने सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर के टॉम्ब से ली, और इसमें से 2 फेमस चीज़ें जो यहाँ पर बहुत फेमस हुई। एक तो मुगल आर्किटेक्चर की फेमस चीज़ थी टॉम्ब, इस तरीके के टॉम्ब बना देना, और सेकंड थी बहुत बड़े गेट बना देना जिनको पिस्टैक बोला जाता था। ये 2 पॉपुलर डिज़ाइन रहे मुगल्स के। उसके बाद है द टॉम्ब वाज पैलेस्ड। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हुमायूं टॉम्ब का, जिसमें द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द ह्यूज फॉर्मल 4 बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज और हस्ट बिहिश्ड, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एंड एज विद वाइट मार्बल। अब यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो बिल्डिंग दी गई है हुमायूं टॉम्ब की, ये 4 बाग के सेंटर में इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो टेक्निक यूज़ की गई है वो 8 पैराडाइज की। 8 पैराडाइज का मतलब है कि सेंटर में एक होल बना दो और उसके सराउंड में 8 रूम्स बना दिए जाएं, तो इसको 8 पैराडाइज या हष्ट बिहिष्ट बोला जाता है। और इसको रेड सैंडस्टोन के साथ बनाया गया है, और साथ साथ जो इसके किनारे हैं, एजेस जो हैं, उनको वाइट मार्बल के साथ बनाया गया है। तो ये हमने एक अच्छा एग्जाम्पल देखा मुगल के आर्किटेक्चर्स का।
उसके बाद हम बात करते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां रेन दैट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. So जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करवाए, स्पेशली आगरा और दिल्ली के अंदर. और इसमें उन्होंने हारमोनियस फीलिंग्स को बहुत ध्यान में रखा. हारमोनियस मतलब सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना, ऊंचे अमीर या गरीब में कोई भेद नहीं करना. द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, जिनको दीवाने आम और दीवाने खास बोला जाता है, वर केयरफुली प्लान. सो यहाँ पर जो शाहजहाँ है उन्होंने सेरेमनी हॉल्स बनवाए जिसमें उन्होंने आम लोगों और ख़ास लोगों के लिए जब भी वो गैदरिंग करते तो वहाँ पर करते थे. प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, और इसको कहाँ रखवाया, एक बहुत बड़े कोर्टयार्ड में, दरबार में रखवाया, आंगन में. दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहली सुतून या 40 पिलर्स. और इन कोर्टयार्ड्स को क्या बोला जाता था, चिहली सुतून या 40 पिलर्स, जिसमें 40 स्तंभ लगे हुए. शाहजहाँ ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क्यू. और शाहजहाँ ने जो अपने कोर्टयार्ड्स बनवाए थे वो मॉस्क्यू के जैसे रिजेंबल करते थे, उसके जैसे दिखते थे. द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला. और उन्होंने अपना जो थ्रोन रखवाया था वो किबला के डायरेक्शन में रखवाया था. किबला क्या होती है, द डायरेक्शन फेस बाय मुस्लिम एट प्रेयर. जब मुस्लिम जिस डायरेक्शन में फेस करके प्रेयर करते हैं, नमाज करते हैं, वो डायरेक्शन किबला कहलाती है. और शाहजहाँ ने बड़ी ही बुद्धिमता से अपना जो थ्रोन था, अपना जहाँ पे वो बैठता था, उस गद्दी को उसने किबला के डायरेक्शन में रखवाया था. और इसका क्या रीज़न था, वो क्या दिखाना चाहता था, द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स. सो इस आर्किटेक्चरल फीचर से हमें पता चलता है कि राजा का जो आइडिया था वो ये था कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि गॉड का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो राजा होता है, और इसीलिए मैंने उस डायरेक्शन में अपनी गद्दी को रखवाया है ताकि जब भी सारी जो सभा है वो देखे तो किबला की डायरेक्शन में देखे, वो उनको ऐसा लगे कि वो मक्का की तरफ देख रहे हैं. The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by the Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort in Delhi. दिल्ली के लाल किले के अंदर जो कोर्ट बनवाया गया तो शाहजहाँ ने उसमें बहुत ही फोकस रखा रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट पर, कि वहाँ पर जो कोर्ट बनाया गया उसमें ध्यान से ये दिया गया कि कोर्ट और जो न्याय है उसका आपस में अच्छे से रिलेशन जो है वो दिखे. और इसके लिए उन्होंने क्या करवाया, behind the emperor throne there was a series of pitra dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. So यहाँ पर जब रेड फोर्ट के अंदर जो उन्होंने अपना थ्रोन बनवाया उसके ऊपर उन्होंने पिट्रा ड्यूरा की सीरीज बनवाई. पिट्रा ड्यूरा की सीरीज क्या होती है कि गॉड जो है ग्रीक गॉड ऑर्फियस जिसका नाम है वो ल्यूट वीणा बजा रहे हैं. और इसका रीज़न क्या है, इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है या माना जाता है कि जो ऑर्फियस है उसका म्यूज़िक इतना सुंदर या इतना शांति देने वाला था कि उससे में एंग्री से एंग्री जो भी बीस्ट हो, शैतान हो या फिर जानवर हो, वो अनटिल दे को एग्जिस्टेड टुगेदर पीसेबली, वो इतने शांत हो जाते थे कि वो साथ में रहने लग जाते थे और बहुत ही सुंदर तरीके से उस म्यूजिक को सुनते रहते थे. द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ ऑडियंस हॉल एम्ड टू कम्युनिकेट दैट द किंग जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी. और यही एक रीज़न था कि उसने पिट्रा ड्यूरा की सीरीज अपने थ्रोन पे बनवाई ताकि वो लोगों को बता सके कि अमीर और गरीब सभी मेरे राज्यकाल में शांति से रहेंगे, उनमें वो कोई भी भेद उनमें नहीं किया जाएगा. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहाँ कैपिटल वाज एट आगरा, अ सिटी वेयर द नोबेलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम ऑन द बैंक ऑफ यमुना, रिवर यमुना. सो स्टार्टिंग जो फर्स्ट कैपिटल थी शाहजहाँ की वो आगरा थी, और यहाँ पर जो नोबल पर्सन थे या जो राजा था इन सब के महल रिवर यमुना के किनारे पर बने हुए हैं. आगे जो हम इसकी पिक्चर भी देखेंगे. दीज वर सेट इन द मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन द चार बाग फॉर्मेट. और यहाँ पर जो बाग बनवाए गए थे वो चार बाग वाले फॉर्मेट पे ही बनवाए गए थे. बट इसमें डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर सेंटर में टैंक की बजाय यहाँ पर जो रेजिडेंस है, महल जो है, उसको बाग के सेंटर में बनाया जाता था और उसके चारों तरफ ये गार्डन रहते थे. इसके साथ साथ द चारबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन
that historian described as the riverfront garden. In this, the dwelling was not located in the middle of the Chaharbagh but at its edge close to the bank of the river. बट यहाँ पर जो गार्डन्स थे उनमें वेरिएशन देखने को मिलती है। एक तो हो गए चारबाग वाले फॉर्मेट में, और दूसरे तरीके के जो गार्डन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो इस तरीके के गार्डन्स दिखाई देते हैं जिनको रिवर फ्रंट गार्डन बोला जाता है। इस वाले गार्डन में क्या होता था कि जो ड्वेलिंग है या जो रेजिडेंस पार्ट है उसको एज पर बनाया जाता था, किनारे पर बनाया जाता था, जो कि रिवर के पास होता था, और उसके बाकी बची हुई जो लैंड है उसमें गार्डन को क्रिएट किया जाता है। इनको बोला जाता है रिवर फ्रंट गार्डन। सो इस तरीके की वेरिएशन जो है गार्डन्स के फॉर्मेट में देखने को मिलती है। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। सो रिवर फ्रंट गार्डन का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है ताजमहल, जिसमें इस गार्डन को अपनाया गया था। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रेन, और ये शाहजहां की अपने टाइम पीरियड की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी बिल्डिंग है। Hence, here the white marble mausoleum was placed on a terrace by edge of the river and the garden was to its south. और यहाँ पर जो ये गुंबद है, जो वाइट गुंबद है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ, ये एज पर बना हुआ है और इसके साउथ में ये गार्डन बना हुआ है, जिसमें छोटा सा यहाँ पर टैंक है और इक्वली 4 पार्ट्स में इस गार्डन को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा जो टेक्निक है वो अपनाई गई है, रिवर फ्रंट गार्डन की अपनाई गई है। Shahjahan developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the river front. Only specially favored nobles like the eldest son of Dara Shikoh were given access to the river. All other had to construct their home in the city away from the river Yamuna. बट जब राजा ने अपनी जो कैपिटल सिटी है उसको चेंज किया और दिल्ली के शाहजहानाबाद में जब उसने अपनी कैपिटल बनाई, तो वहाँ पर उसने सभी को परमिशन नहीं दी रिवर के पास या रिवर के किनारे पर अपना होम बनाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ बहुत ही कोई खास या फिर अपने बेटे जैसे दारा शिकोह को ही उसने परमिशन दी, और उसके अलावा सिर्फ नदी के किनारे राजा का महल ही वहाँ पर बनाया गया। अब हम पिक्चर जिसकी बात कर रहे थे हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट वन एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट कैपिटल आगरा से है और सेकंड जो है वो दिल्ली शाहजहानाबाद से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवर जो है उसके किनारे पर किस तरीके से गार्डन्स को बनाया गया, और गार्डन्स के सेंटर में या उसके एजेस पर जो है वो रेजिडेंस बनाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना जो है खुला खुला एनवायरनमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की, शाहजहानाबाद की। तो यहाँ पर ये जो है रिवर है और उसके किनारे पर सिर्फ राजा का महल बनने की परमिशन या फिर बहुत ही किसी खास नोबल को परमिशन मिली थी, अदरवाइज सबको अपने होम जो है वो सिटी के अंदर बनाने होते थे। ये कितना ज़्यादा कंजस्टेड भी है। सो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल गया है दोनों सिटीज़ का। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रीजन एंड एम्पायर। सो एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th and the 18th century, देयर वाज आल्सो ए कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन। जैसे जैसे 8th से लेके 18th सेंचुरी तक कंस्ट्रक्शन बढ़ते गए, सो आइडियाज भी शेयर होते गए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर विजयनगर में देखने को मिलता है। व्हेन द ट्रेडिशन ऑफ In Vijayanagar, for example, the elephant stable of rulers were strongly influenced by the style of architecture found in adjoining Sultanate, बीजापुर एंड गोलकोंडा। जब विजयनगर के राजा ने अपने एलिफेंट्स के लिए स्टेबल बनाना स्टार्ट किया, तो उसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था वो उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई, जो पड़ोस के ही जो उनकी सल्तनत थी बीजापुर और गोलकोंडा, वहाँ के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की इंस्पिरेशन ली गई। उसके अलावा एक सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, इन वृंदावन नियर मथुरा, temples were constructed in the architectural style that were very similar to the Mughal palace at फतेहपुर सिकरी। सो वृंदावन में मथुरा के नज़दीक जो टेम्पल्स बनाए गए उनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो फतेहपुर सिकरी में जो मुगल एम्परर्स की बिल्डिंग थी उनसे लिया गया। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल हेल्प इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल। सब जब एक राजा दूसरे राजा पर इन्वेड करता और अपने
एम्पायर को एक्सपेंड कर रहा होता था तो साथ के साथ वो वहाँ की प्रॉपर्टी को ही इनहेरिट नहीं कर रहा होता था, साथ के साथ वो वहाँ के आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस या स्टाइल को भी वो अपनाते थे। और मुगल्स जो थे वो इस चीज़ में बिल्कुल ही महारत उनको हासिल थी। इसके एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं कि कैसे मुगलों ने बंगाल के जो लोकल रूलर्स थे उनके डिज़ाइंस को अपनाया था। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइंड टू रिजेंबल अ थैच्ड हट। जो बंगाल के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने डिज़ाइन अपनाया था कि एक थैच्ड हट के जैसे वो अपने महल को बनवा रहे थे। तो ये मुगलों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने इस डिज़ाइन को जब उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनवाई तो उसमें उन्होंने इसको अपना लिया। इसके अलावा द इम्पैक्ट ऑफ द अदर रीजन वाज ऑल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी। मैनी ऑफ द बिल्डिंग शोन द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। इसके अलावा जो मुगल थे वो और भी दूसरे एरियाज़ के डिज़ाइंस को अपनाते रहते थे, जैसे कि फतेहपुर सिकरी में काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जिनके आर्किटेक्चरल स्टाइल की इंस्पिरेशन जो है वो गुजरात के या फिर मालवा के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से ली गई है। Even though the authority of the Mughal ruler waned in the 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. जब 18th सेंचुरी में मुगल्स डिक्लाइन होने शुरू हो गए, मुगल तो डिक्लाइन हो गए बट उन्होंने जो आर्किटेक्चरल स्टाइल स्टार्ट किया था, जिसको उन्होंने पैट्रोनाइज किया था, संरक्षण दिया था, वो कंटिन्यू रहा। और बाद के बाकी एरियाज़ के जो रूलर्स थे उन्होंने वो आर्किटेक्चरल स्टाइल या डिज़ाइन अपनाए। जब भी वो अपने लिए नया किंगडम बनाने जाते तो वो डिज़ाइन उन्होंने अपनाए। यहाँ पर हम एक और पिक्चर यहाँ पर देखेंगे कि जोधाबाई महल की जो इमेज है, ये इमेज यहाँ पर जो टेरेस है उसके एक्सटेंशन को पोल्स के साथ होल्ड किया गया है, पोल्स ने उनके वेट को होल्ड किया है। तो ये जो डिज़ाइन है ये गुजरात के जो बिल्डिंग्स हैं उनका डिज़ाइन है और ये फतेहपुर सिकरी में ये जोधाबाई महल बनाया गया। सो मुगल्स ने इसकी इंस्पिरेशन गुजरात वाले एरिया से ली है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, चर्चेस दैट टच द स्काई। इस तरीके के टच जो बहुत ही टॉलर हों, लंबे हों। सो फ्रॉम द 12th century onwards अटेम्प्ट बिगिन इन फ्रांस to build churches that were taller and lighter than early buildings. So 12th century के बाद में जो बिल्डिंग्स, चर्च की बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी वो पहली बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में टॉलर भी थी और लाइटर भी थी, वेट में कम वेट वाली थी और लंबी भी ज़्यादा थी। These architectural style known as Gothic, और इस स्टाइल को नाम दिया गया गोथिक। It was distinguished by high pointed arcs, the use of stained glass often painted with the scene drawn from the Bible and flying buttresses. सो इस वाली जो ये नए तरीके के जो चर्च बनने लगे इसमें बड़ी बड़ी बिग आर्क्स का यूज़ किया जाने लगा, मीनारों का यूज़ होने लगा, इसके साथ साथ स्टेन्ड ग्लास का, और उस ग्लास के ऊपर, कांच के ऊपर वो क्या कर देते थे, पेंट करते थे। और उस पेंटिंग थे, वो जो सीन पेंट करते थे उनकी इंस्पिरेशन वो बाइबल से लेते थे। और उसके अलावा उड़ते हुए पंछी भी वो दिखाते थे उस पेंटिंग में। टोल स्पायर्स एंड बेल्स टावर विच वर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस वर एडेड टू द चर्चेस। सो बड़ी बड़ी मीनारें, पोल्स और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बेल्स भी वहाँ पर बनाई जाने लगी जो नए चर्च बनने लगे। और इसका रीज़न था कि वो दूर से ही विजिबल हो जाए, इसीलिए वो बनाए जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, नोट्रे डैम जो चर्च है पेरिस के अंदर, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। और ये नोट्रे डैम जो चर्च है ये 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी के ईयर्स के मिड में बना है। सो यहाँ पर हम उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इस तरीके के चर्चेस जो हैं वो बनाए जाने लगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। सो वी डिस्कस की व्हाई वन किंग अटैक्ड ऑन द टेम्पल्स ऑफ अदर रूलर्स, कि कैसे एक राजा दूसरे राजा के टेम्पल्स के ऊपर अटैक करता था और वो वेल्थ को वहाँ से प्लंडर कर लेते थे। उसके बाद हमने देखा कि चार बाग और किस तरीके से रिवर फ्रंट जैसे सुंदर गार्डन जो है वो मुगल्स ने बनवाए, कैसे टॉम्स जो हैं उनको बिल्डअप किया जाता था, कभी चार बाग के सेंटर में, कभी एजिस पर, और इस तरीके से किलों के अंदर दीवाने आम और खास और कोर्टयार्ड्स बनाए गए। उसके बाद हमने बात करी रीजन और एम्पायर्स की, कि कैसे जब वो अपने रीजन को एक्सपेंड करते तो साथ के साथ उनके आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को भी अपना लेते थे और उनसे इंस्पिरेशन लेके नए तरीके की इनोवेशन आर्किटेक्चर में होती रहती थी। और लास्ट में हमने देखा कि आफ्टर 12th सेंचुरी किस तरीके के
चर्च की जो बिल्डिंग थी उनमें भी चेंज आना शुरू हुआ और वो और ज़्यादा टॉलर होनी स्टार्ट हो गई. सो डियर स्टूडेंट्स, our lesson is finished now. So we will meet very soon in our next class with a new lesson. Till then, stay happy, keep learning. Thank you.